नमस्कार साथियों, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 हिस्ट्री DC1 का जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज सिख युद्ध का वर्णन करें। इसमें आपको पूछा गया है कि रणजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद अंग्रेज और सिख युद्ध किस प्रकार से हुआ था। इससे पहले हमने 5 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं रणजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद अंग्रेज और सिख युद्ध किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है। 27 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र खड़क सिंह लाहौर के गद्दी पर बैठा, जिनका शासनकाल 2 वर्षों से भी कम अवधि के लिए रहा था। अगर हम बात करें महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु जो है 27 जून 1839 ईस्वी में हो गया था। यह एक सिख महाराजा थे जिनको पहले महाराजा के रूप में माना जाता है। जब 27 जून 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था खड़क सिंह, वह लाहौर का जो है शासक बनता है। इनका शासनकाल की बात करें तो इनके शासनकाल के बारे में कहा गया है कि इनका शासनकाल 2 वर्षों से कम अवधि के लिए रहा था। इसका कारण क्या था? तो 1840 ईस्वी में लाहौर में जो है खड़क सिंह की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के पीछे षड्यंत्र माना जाता है। षड्यंत्र के द्वारा ही इनका हत्या कर दी गई थी। हालांकि यह कभी साबित नहीं हुआ, परंतु अधिकांश इतिहासकार का मानना है कि जहर देने के पीछे जो है राजा ध्यान सिंह का हाथ था। खड़क सिंह के बारे में कहा गया है कि इनका शासनकाल जो है केवल 2 वर्षों तक ही रहा था, यानी 2 वर्षों से कम ही इनका शासनकाल रहा था। इसका कारण यह था कि शासक बनने के बाद जो है इनका षड्यंत्र द्वारा हत्या कर दिया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह बात साबित नहीं हुआ है कि षड्यंत्र के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। हत्या किस प्रकार से करवाया जाता है? तो यह माना जाता है कि इनको जो है जहर दिया जाता है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है? तो राजा ध्यान सिंह का हाथ रहता है। राजा ध्यान सिंह कौन था? तो इस दरबार में मंत्री था, है ना। तो सत्ता के लालच में इन्होंने जो है जहर देकर इनकी हत्या करवा देता है। ऐसा जहर होता है जो तुरंत उनको असर नहीं करता है, बल्कि 8 से 10 महीना जाते जाते उन पर असर करता है और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनका मृत्यु हो जाता है तो माना जाता है कि बीमारी के कारण हुआ। खड़क सिंह के बाद लाहौर का राजा जो है शेर सिंह 27 जनवरी 1841 को बने। यह सिख साम्राज्य के चौथे महाराजा थे। 15 सितंबर 1843 को अजीत सिंह संघावलिया द्वारा षड्यंत्र रच के इनकी हत्या कर दी गई थी। यानी कि चौथे शासक जो बना लाहौर का, वह कौन बना? तो वह शेर सिंह बना। कब बना? तो 1841 ईस्वी में बना। यह माना जाता है कि 15 सितंबर 1843 ईस्वी को अजीत सिंह नामक एक व्यक्ति था, एक मंत्री था, जिन्होंने जो है षड्यंत्र के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। यह माना जाता है कि जो शेर सिंह था उनको जो है खेलों में बहुत अधिक दिलचस्पी था। यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है खेलों का आयोजन करवाया जाता था, खेलों का मेला लगवाया जाता था। इसी प्रकार से जो है खेलों का एक मेला आयोजन करने के लिए कहा गया वहाँ के प्रजा द्वारा। जब वहाँ पर खेलों का मेला आयोजित करवाया गया तो ऐसे में जो अजीत सिंह संघवालिया था, उन्होंने अपने 400 सैनिकों के साथ जाता है। चूँकि हथियारों का जो है शेर सिंह को बड़ा शौक था, ऐसे में हथियार बेचने के बहाने अजीत सिंह वहाँ जब जाता है उस मेला में, तो उसी दौरान जो है उन पर गोली चला दी जाती है धोखे से, और इस प्रकार से षड्यंत्र के द्वारा अजीत सिंह संघवालिया द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। जब षड्यंत्र के द्वारा सभी प्रमुख सिख राजा मारे गए, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र जो थे वो थे दिलीप सिंह, लाहौर की गद्दी पर बैठते हैं। यह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, यानी कि जितने भी प्रसिद्ध या प्रमुख महाराजा थे, किसी न किसी तरह षड्यंत्र के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, वह मारे गए। ऐसे स्थिति में जो है सिख साम्राज्य के अंतिम शासक जो बने वो बने महाराजा दलीप सिंह। दलीप सिंह कौन थे? तो ये रणजीत सिंह के जो है छोटे पुत्र थे, है ना, जिन्हें 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में इनकी माँ रानी जिंद कौर के संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया।
यह माना जाता है कि जब सभी प्रमुख शासक मारे गए तो ऐसे में 1843 ईस्वी में दिलीप सिंह मात्र 5 वर्ष की आयु का था। उसी दौरान जो है लाहौर के गद्दी पर बैठता है। आपका सवाल होगा कि 5 ईयर्स में जो है कोई भी व्यक्ति राजा कैसे बन सकता है। तो उनको जो है राजा बनाया गया, लेकिन इनका संरक्षण यानी देखभाल करने के लिए इनकी माँ जो था, उनका नाम था रानी जिंद कौर, उनको रखा गया। यानी कि रानी जिंद कौर के संरक्षण में इनको राजा बना दिया गया। इस प्रकार से अपने पिता और भाइयों की मौत के बाद दलीप सिंह 5 साल की उम्र में ही पंजाब के शासक बन गए थे। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई, जब सभी भाइयों का मौत हो गया, तो ऐसे दौरान में जो है यह 5 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था अपने माता रानी जिंद कौर के संरक्षण में। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज सिख युद्ध किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। जब सभी प्रमुख सिख राजा मारे गए, ऐसे स्थिति में माता जिंद कौर ने दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया, परंतु यह बहुत छोटा था, जिसके कारण इस राज्य पर अंग्रेजों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यानी कि जब सभी प्रमुख राजा जो है मारे गए, तो ऐसे स्थिति में जो माता जिंद कौर थी, यानी कि दिलीप सिंह की माँ, उन्होंने जो है अपने पुत्र दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बना दिया, परंतु यह बहुत छोटा था, जिसके कारण जो है अंग्रेजों का प्रभाव दिन प्रतिदिन इन क्षेत्रों में बढ़ने लगा। जब तक महाराजा रणजीत सिंह का शासन व्यवस्था चल रहा था, उस दौरान जो है अंग्रेज इनके राज्यों तक भटकते भी नहीं थे, क्योंकि यह उस समय सबसे शक्तिशाली राजा था। कूटनीतिज्ञ को बहुत ही बेहतर ढंग से जानता था, इनकी सैन्य शक्ति भी बहुत अधिक शक्तिशाली था। यही कारण है कि इनके राज्यों तक भी जो है अंग्रेज भटकता नहीं था, हमेशा रणजीत सिंह से संधि करता था, उनसे कभी उलझता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सभी प्रमुख राजा मारे गए, उसके बाद जब दलीप सिंह शासक बना, यह मात्र 5 वर्ष का था। यही कारण है कि अंग्रेजों ने इनके राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। अतः रानी जिंद कौर ने अंग्रेजों के प्रभाव को कम करने के लिए खालसा सेना की सहायता लेनी चाहिए। खालसा सेना क्या था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो है अपने शासन काल के दौरान अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है खालसा सेना की स्थापना किया था, खालसा सेना गठित किया था, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध या जो इनसे संघर्ष करता है उनके विरुद्ध जो है उनका सामना किया जा सके। और उनके नेतृत्व में खालसा सेना पंजाब की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है। इस प्रकार से जिंद कौर ने सिख सरदारों की सहायता से खालसा सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। जब रानी जिंद कौर ने देखा कि अंग्रेजों का प्रभाव इन क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में जिंद कौर ने जो है खालसा सेना की सहायता लेनी चाहिए, ताकि जो है अंग्रेजों के प्रभाव को कम किया जा सके। इस प्रकार से सभी सरदारों को तैयार किया ताकि खालसा सेना को जो है तैयार कर सके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए, ताकि उनका जो है प्रभाव कम किया जा सके इन क्षेत्रों पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस प्रकार से हुआ था और कब हुआ था। तो आपको हेडिंग बनाना है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845-46 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पंजाब के सिख राज्य तथा अंग्रेजों के बीच 1845-46 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। सिख सरदारों ने अंग्रेजों की सेना की प्रभाव को कम करने के लिए खालसा सैनिकों को यह कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा पंजाब के विजय की योजना बना रहा है। अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845-46 के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो अंग्रेजों और पंजाब के सिख राज्य के बीच लड़ा गया था। इसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजों के प्रभाव को कम करने के लिए रानी जिंद कौर ने खालसा सेना को तैयार किया, ताकि अंग्रेजों के प्रभाव को इन राज्यों में कम किया जा सके। अंग्रेजों के प्रभाव को कम करने के लिए रानी जिंद कौर ने सरदारों को बताया कि खालसा सेना को तैयार किया जाए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए। उसके बाद सरदारों ने अंग्रेजों के सेना की प्रभाव को कम करने के लिए अपने खालसा के सैनिकों से कहा कि अंग्रेजों द्वारा जो है पंजाब के विजय के लिए योजना बना रहा है, पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है। जिसके बाद सभी खालसा सेना जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरी बात जो है, खालसा सैनिकों के बीच अफवाह फैला दिया गया कि अंग्रेजों द्वारा सतलुज नदी पार करने के लिए योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त अंग्रेज सतलुज नदी पार पुल बनाने के लिए मुंबई में नावें को तैयार कर रही है। दूसरी बात, खालसा सैनिकों के बीच यह अफवाह फैला दिया गया कि अंग्रेजों द्वारा जो है सतलुज नदी पार करने का प्रयास किया जा रहा है।
पिछले क्वेश्चंस में हमने बताया था आपको कि जो सतलुज नदी था वो अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की सीमा था। तो इस प्रकार से जब अफवाह फैला दिया गया कि सतलुज नदी के पार अंग्रेज आ रहा है ताकि पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके, तो सभी खालसा सैनिक जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया? अतः सिख सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज पंजाब पर आक्रमण करके उनकी स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहता है। इसके बाद जो है सिख खालसा सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का निश्चय किया। जब इस प्रकार से इन लोगों के बीच अफवाह फैला दिया गया तो सिख सैनिक जो थे खालसा में, सभी सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज पंजाब पर आक्रमण करके उनकी स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहती है। इसके बाद जो है सिख खालसा सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का सोचा कि अगर हम उसके विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ेंगे तो ऐसे में अंग्रेजों का नियंत्रण पंजाब पर स्थापित हो जाएगा और जो हमारी स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता भी छिन जाएगी। यही कारण है कि सभी खालसा सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का निश्चय लिया। खालसा सेना सतलुज नदी पार कर फिरोजपुर पहुंचे। 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। खालसा सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा, लेकिन इनके सेनापति जो लाल सिंह थे एवं तेज सिंह के विश्वासघात के परिणाम स्वरूप इस युद्ध में सिखों की पराजय हुई। खालसा सेना जब सतलुज नदी पार कर फिरोजपुर तक पहुंचे तो 13 दिसंबर 1845 को, उस समय गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने सिखों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए घोषणा कर दिया। खालसा सेना ने अंग्रेजों के साथ जो है वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा, लेकिन फिर भी उनकी पराजय हो गई। क्यों पराजय हुई? तो इसका सबसे प्रमुख कारण यह माना जाता है कि खालसा सेना में जो उस समय प्रधानमंत्री था वो था लाल सिंह और उस समय जो सेनापति था खालसा में वो था तेज सिंह। तो इन दोनों के विश्वासघात के कारण सिख के खालसा सैनिकों की अंग्रेजों से हार हो गई। इन लोगों ने जो है खालसा के साथ दगा कर दिया। लाल सिंह लाहौर साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे, जैसे कि हमने आपको बताया है, और तेज सिंह जो था वो सेना प्रमुख था, यानी कि सेनापति था। हालांकि सिख सेना एक शक्तिशाली सेना थी। लाल सिंह और तेज सिंह दोनों अंग्रेजों से इतने भयभीत थे कि उन्होंने देशद्रोह कर दिया। वे गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिल गए। जैसे कि हमने आपको बताया है कि उस समय जो लाल सिंह था लाहौर साम्राज्य का प्रधानमंत्री था और जो तेज सिंह था वो सेनापति था। यह माना जाता है कि जो सिख सेना थी काफी शक्तिशाली सेना थी। नो डाउट कि उसमें शक्ति नहीं थी, वह योग्य नहीं थे, वह बहुत ही योग्य थे, लेकिन जो लाल सिंह और तेज सिंह था दोनों अंग्रेज से काफी भयभीत था। यही कारण है कि इन्होंने जो है देशद्रोह कर दिया। देशद्रोह मतलब होता है इन्होंने अपने सैनिकों को ही धोखा दे दिया और अंग्रेजों से मिल गया, है ना। तो इसके देशद्रोह के कारण, इनके विश्वासघात के कारण खालसा सैनिकों की हार हुई थी। सिख सेनाओं के पराजय के बाद अंग्रेजों के सेना सतलुज नदी पार कर महाराजा दिलीप सिंह के पंजाब राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो है अंग्रेजों और सिख राजा उस समय दिलीप सिंह थे, उनके बीच एक संधि हुई जिसे लाहौर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से लाहौर की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। सिख सेनाओं के पराजय के बाद जो है अंग्रेज जो थे वो सतलुज नदी पार करके और दलीप सिंह जो उस समय पंजाब के शासक थे कुछ राज्यों पर जो है नियंत्रण कर लिया। कौन? अंग्रेज। उनके कुछ राज्यों पर अपना जो है अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों और सिख राज्य के जो राजा थे दलीप सिंह, उनके बीच एक संधि हुई। इस संधि को जो है लाहौर की संधि के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार से लाहौर की संधि के द्वारा ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर लाहौर की संधि क्या आती है ना, तो आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को पंजाब के सिख राजा दलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुआ था। लाहौर की संधि आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था, तो 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच? तो पंजाब के सिख राजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुआ था। जब ब्रिटिश साम्राज्य के साथ राजा दिलीप सिंह ने संधि पर हस्ताक्षर किए, उस समय दिलीप सिंह मात्र कितना वर्ष का था? मात्र 7 वर्ष का था। संधि के अनुसार सिख राज्य कश्मीर का हजारा और जालंधर दोआब को अंग्रेजों को सौंपने के लिए सहमत हुए। इस संधि के कारण ही कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को सौंप दिया गया।
संधि के अनुसार जो सिख राज्य था उनके कुछ क्षेत्रों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया, अंग्रेजों के अधिकार में चला गया, जैसे कि हजारा हो गया, जैसे कि जालंधर का दोआब हो गया। तो इन क्षेत्रों पर जो है अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कोहिनूर हीरा पहले रणजीत सिंह के अधीन था, जो कोहिनूर हीरा महाराजा दलीप सिंह के पास था, वह कोहिनूर हीरा अब अंग्रेजों के पास चला गया। कोहिनूर हीरा का भी आपको आगे कहानी बताने वाला हूँ। अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर राजा गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपये में बेच दिया। इसके अतिरिक्त कश्मीर के बदले में गुलाब सिंह ने खुशी से अंग्रेजों को 50 लाख रुपया दिया था। अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर के जो कुछ क्षेत्र थे उनको जो है गुलाब सिंह के पास 1 करोड़ रुपये में बेच दिया। इसके अतिरिक्त कश्मीर के बदले में गुलाब सिंह ने जो है खुशी से उनको अंग्रेजों को 50 लाख रुपया दे दिया। पंजाब के राजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने पद से नहीं हटाया, बल्कि दलीप सिंह को भी यहाँ का राजा रहने दिया तथा रानी जिंद कौर को इनका संरक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि लाल सिंह को मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। पंजाब का जो राजा दलीप सिंह था उनको जो है अंग्रेजों ने पद से नहीं हटाया, क्योंकि उनको अगर पद से हटा देता तो उसी समय जो है एक बड़ा विद्रोह का रूप ले लेता, क्योंकि यहाँ की जो प्रजा थी वह अंग्रेजों के विरुद्ध थी। ऐसे में जब राजा दलीप सिंह को हटा देता पद से तो सभी प्रजा उनके विरुद्ध संघर्ष करता। यही कारण है कि अंग्रेजों ने बहुत चतुराई से काम लिया और दलीप सिंह को जो है वहाँ का शासक रहने दिया, लेकिन फिर भी उन पर जो है पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया था। यहाँ पर दलीप सिंह को जो है शासक बना दिया गया। चूंकि वह मात्र 7 वर्ष का था, इसीलिए इनकी जो माता थी रानी जिंद कौर, उनको संरक्षिका के रूप में बना दिया गया। संरक्षिका क्या होता है? तो देखभाल करने वाला होता है। तो इस प्रकार से जो लाल सिंह था उनको इनका मंत्री बना दिया गया। अंग्रेजों ने खालसा के सैनिकों की संख्या घटाकर 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार सैनिकों को ही रखने के लिए अनुमति दिया गया, यानी कि खालसा सैनिकों को सीमित कर दिया गया। अंग्रेजों का जब पंजाब के अधिकतर क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित हो गया, ऐसे में जो है अंग्रेजों ने जो खालसा सैनिक था उनके संख्या को घटा दिया गया और 20,000 पैदल सैनिक कह दिया और 12,000 घुड़सवार सैनिक रखने का ही अधिकार दिया। इनसे अधिक सैनिकों को रखने का अनुमति अंग्रेजों ने नहीं दिया, यानी कि एक प्रकार से खालसा सैनिकों को जो है सीमित कर दिया गया। लाहौर में अंग्रेजी सेना को भी रख रखाव तथा राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों की एक अधिकारी को भी रखा गया, ताकि वह राज्य पर नियंत्रण रख सके। इसके अलावा सिखों को अपनी सभी तोपों एवं आधुनिक हथियार को अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। लाहौर में जो है अंग्रेजी सेना को भी रखा गया। अंग्रेजी सेना को इसलिए रखा गया ताकि जो क्षेत्र जीते गए थे उन पर नियंत्रण रखा जा सके। अंग्रेजों के अधिकारी को रखा गया इन क्षेत्रों में, एक प्रकार से उपनवाब को रखा गया जो इन क्षेत्रों पर, इन राज्यों पर अपना नियंत्रण रखता था। दलीप सिंह ने यह वचन दिया कि अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को यहाँ पर नौकरी नहीं देगा और ना ही उनसे किसी भी प्रकार का संबंध रखेगा। यानी कि अंग्रेजों ने जो है राजा दलीप सिंह से यह कहा गया है कि ना ही वह तोप को रख सकता है, ना ही कोई आधुनिक खतरनाक हथियार को रख सकता है। ये सभी हथियार को जो है अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इसमें एक बात और कहा गया था संधि के दौरान कि कोई भी यूरोपीय व्यक्तियों को पंजाब के राज्यों में रहने का अधिकार नहीं देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर नौकरी में भी आप उसको नहीं रख सकते हो, क्योंकि फ्रांसीसियों से काफ़ी नफरत करता था। कौन? अंग्रेज लोग, क्योंकि यूरोप में फ्रांस और अंग्रेज के बीच संघर्ष चल रहा था। यही कारण है कि फ्रांसीसियों का नियंत्रण पंजाब के क्षेत्रों में स्थापित ना हो। इसीलिए जो है अंग्रेजों ने संधि के दौरान ही कहा था कि कोई भी यूरोपियों को जो है इन राज्यों में नौकरी नहीं दी जानी चाहिए, इन राज्यों में किसी भी कार्य को करने के लिए उनको नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बदले अंग्रेजों ने सिखों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने और महाराजा की सुरक्षा का वचन दिया। उसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेज अधिकारी को रेजिडेंट बनाकर लाहौर में नियुक्त किया गया, जिसका पूरा खर्च सिख राज्य को देना होगा। इस संधि के द्वारा जो है अंग्रेजों ने कहा कि आप अगर मेरी बातों को मानते हो तो हम आपके जो है आंतरिक मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसमें यह भी कहा गया था कि महाराजा की सुरक्षा का वचन मैं देता हूँ, अगर महाराजा पर कोई अटैक करता है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। इसके लिए जो है अंग्रेजों के एक अधिकारी को रखा गया जिसको रेजिडेंट कहा गया। रेजिमेंट और रेजिडेंट में अंतर है ना।
रेजिमेंट उसे कहा जाता है जो सैन्य टुकड़ी होता है, जिसके नियंत्रण में सेना होता है। जबकि जो रेजिडेंट होता है एक प्रकार से उच्च अधिकारी होता है, एक प्रकार से उप नवाब होता है। जैसे किसी भी राज्य का नवाब है, उसके नीचे जो व्यक्ति होगा वो उप नवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने उस राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी एक अधिकारी को वहां पर रखा, जिसे रेजिडेंट कहा गया। रेजिडेंट उन राज्यों पर नियंत्रण रखता था कि कोई यूरोपीय व्यक्ति इस राज्य में कार्य तो नहीं कर रहा है। यह देखता था कि फ्रांसीसी लोगों को यहाँ पर शरण तो नहीं दिया जा रहा है रहने के लिए। तो इस प्रकार से सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था कौन? रेजिडेंट। ये अंग्रेज का ही अधिकारी होता था, अंग्रेज व्यक्ति होता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस प्रकार से हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1848-49 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पंजाब के सिख राज्य तथा अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1848-39 के बीच लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से 49 के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिख राज्य के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, जिसके कारण सिखों को अपमानित होना पड़ा, जिसमें सिख साम्राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों कुछ क्षेत्र खो दिए थे। जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने पंजाब के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसके कारण सिखों का यहाँ पर अपमानित हुआ था। इतनी शक्तिशाली सेना जो थी खालसा सेना, उनको अपमानित होना पड़ा। यही कारण है कि इन्होंने जो है अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किया। अंग्रेजों द्वारा सिख शासक महारानी जिंद कौर के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री लाल सिंह और सेनापति तेज सिंह के विश्वासघात के परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय हुई। यह माना जाता है कि अंग्रेज जो है सिख शासक यानी महारानी जिंद कौर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और उस समय यहाँ के जो प्रधानमंत्री था लाल सिंह और सेनापति तेज सिंह, इन्होंने जो है सिख सेनाओं के साथ विश्वासघात किया। यही कारण है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय हुई थी। यही अपमान का बदला सिखों के सैनिकों द्वारा अंग्रेजों से लेना चाहता था, जिसके कारण ही अंग्रेजों के विरुद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किया गया। दूसरी बात, इनकी जो रानी थी जिंद कौर, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था अंग्रेजों द्वारा। उनका अपमान का बदला भी इनके सैनिकों द्वारा लेना चाहता था। यही कारण है कि इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किया, ताकि जो अपमान हुआ है उन अपमान का बदला अंग्रेजों से लिया जा सके। इस दौरान सिखों ने लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट के खिलाफ साजिश के आरोप में उन्हें लाहौर से हटा दिया, जिसके बाद अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। इस समय एक छोटी सी घटना यह हुई कि लाहौर में जो है ब्रिटिश के जो एक रेजिडेंट थे, जिनको उप नवाब के रूप में माना गया है, उस रेजिडेंट के खिलाफ यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सैनिकों ने एक साजिश रचा और उस रेजिडेंट पर कुछ आरोप लगाकर उनको लाहौर से हटा दिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने भी जो है सिखों के विरुद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कर दिया। अंतिम लड़ाई गुजरात में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 21 फरवरी 1849 ईस्वी में लड़ी गई। इस तोपों के युद्ध में सिखों की पूरी तरह से हार हुई और ब्रिटिश सेना ने इस युद्ध को जीत लिया। अंतिम लड़ाई जो हुई थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, वो थी गुजरात की। यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था? तो चार्ल्स नेपियर कर रहा था, जो एक सेना कमांडर था। 21 फरवरी 1849 में जब युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध में सिखों की पुनः पराजय हुई। पराजय का कारण यह था क्योंकि अंग्रेजों के पास जो है आधुनिक हथियार था, जैसे कि तोप था, और तोप के सामने तलवार कहाँ टिक सकता था, तोप के सामने बंदूक कहाँ टिक सकता था। यही कारण है कि ब्रिटिश से जो है सिख राज्य का पराजय पुनः हो गया। अब हम लोग समझते हैं युद्ध का क्या परिणाम हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप मार्च 1849 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन लाहौर की संधि के अनुसार पंजाब को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का परिणाम यह हुआ कि 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में जो है गवर्नर जनरल बनकर आया था। इन्होंने हड़प की नीति को लागू किया और इस प्रकार से पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया। लॉर्ड डलहौजी भारत में कब गवर्नर जनरल बनकर आया था? तो 1848 के दौरान आया था, है ना। आते ही इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने का सोचा और कई क्षेत्रों को इन्होंने हड़प नीति के द्वारा
अपने साम्राज्य में मिला लिया। 11 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह को जो है पेंशन देकर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अंग्रेजों ने यह कह दिया कि महाराजा दलीप सिंह जो है मात्र 11 ईयर्स का है, ऐसे में इनके द्वारा शासन कैसे चलाया जा सकता है ना। इसीलिए जो है उनको कुछ पेंशन भत्ता देकर और उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। जिंद कौर को उनके बेटे महाराजा दलीप सिंह से अलग कर फिरोजपुर ले जाया गया। उसका भत्ता घटाकर बहुत कम कर दिया गया और उसके गहने और पैसे जब्त कर लिए गए। यहाँ की जो महारानी थी जिंद कौर, उनके बेटे को उनसे अलग कर दिया गया और उनको जो है फिरोजपुर ले जाया गया। इनका जो पहले भत्ता मिलता था, इनका जो पहले वेतन दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा, उस वेतन में कमी कर दिया गया और उनके जो गहने थे उनके गहने को भी जो है जब्त कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। पंजाब का शासन व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमिश्नरों के एक बोर्ड को सौंप दिया, जिनका पूरा नियंत्रण इस राज्य पर होता था। पंजाब का शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमिश्नरों के एक बोर्ड स्थापित किया और उनको सारी जिम्मेदारी सौंप दिया कि इस राज्य से संबंधित सारी जिम्मेदारी आपकी है। इस राज्य पर नियंत्रण से लेकर राजस्व इकट्ठा करने तक का सारा जिम्मेदारी कमिश्नरों को दे दिया गया। एक प्रकार से यहाँ पर जो है सैनिक शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया। और आपको पता है कि जो सैनिक शासन व्यवस्था होता है काफ़ी खतरनाक होता है। ना ही वह कानून का पालन करता है, ना ही कोई विधि को मानता है, मनमाने ढंग से शासन व्यवस्था को चलाता है। उस समय तो जितने भी कानून व्यवस्था बनाए जाते थे अंग्रेजों द्वारा, उनसे भारतीयों को लाभ नहीं होता था, उनसे अंग्रेजों को ही लाभ होता था, उनके अधिकारियों को ही लाभ होता था, है ना। सिख के खालसा सेना को भंग कर दिया गया तथा सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अंग्रेजों के अधिकारियों को नियुक्त किया गया। सिख के जो खालसा सेना था, जो सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता था, उनको पूरी तरह से भंग कर दिया गया और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद था उन पदों पर जो है अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया। कोहिनूर हीरा जो महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में था, अब प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के हाथ में चला गया। कोहिनूर हीरा का कहानी ये है कि जब महाराजा रणजीत सिंह जो है पंजाब का शासक थे, उसी दौरान अफगान का एक शासक था। उस अफगान के शासक की एक पत्नी है जिनका नाम है वफा बेगम। वफा बेगम ने रणजीत सिंह से कहा था कि उनके पति को जो है अता मोहम्मद के कैद खाने से छुड़वा कर लाता है तो उनको जो है इसके बदले कुछ उपहार भेंट करेगी। और उसी उपहार में वफा बेगम ने जो है महाराजा रणजीत सिंह को बेशकीमती कोहिनूर हीरा को दिया था। यह पहले महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार में था। अंतिम शासक जब तक दलीप सिंह भी रहा तब तक जो है इस कोहिनूर हीरा इनके अधिकार में रहा। लेकिन जब पंजाब पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया और दलीप सिंह को कुछ पेंशन देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, ऐसे में इस कोहिनूर हीरा पर जो है अंग्रेजों ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर इसे अपने महारानी के पास इंग्लैंड भेज दिया गया। इस कोहिनूर हीरा को जो सिख सरदार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करता था उन्हें कठोर दंड देकर उनके जागीर को जब्त कर लिया गया। जो पहले सिख सरदार थे वो बेसिकली एक जागीरदार होते थे, तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है उन्होंने समय समय पर विद्रोह करता रहा ताकि अंग्रेजों को इन क्षेत्रों से भगाया जा सके। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाला था। इन्होंने कठोर दंड को लागू किया और जितने भी जागीरदार थे, जितने भी सरदार थे, उनके जागीरदारी व्यवस्था को जब्त कर लिया गया। इस प्रकार से जो है पंजाब में सिखों को डलहौजी ने पूरी तरह से कुचल दिया और इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से जो है पंजाब राज्य पर पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप ही लोगों में से एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप समझाते बहुत अच्छा हो पर दिमाग में मेरा कुछ जाता ही नहीं है। सर क्यों नहीं जाता है, प्लीज़ हेल्प मी। आप कुछ बता सकते हो क्या? जब मैं आपका इस कमेंट को देखा तो मुझे लगा ये समस्या केवल आपकी नहीं है, ये समस्या आप में से अधिकतर स्टूडेंट का है कि वह पढ़ना तो बहुत चाहता है लेकिन वह कुछ समझ ही नहीं पाता है, उसके माइंड में कुछ जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है, आपने कभी सोचा है? चलिए मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। हम लोग जब सबसे पहले सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद हम लोग अपना फ़ोन को उठाते हैं और वहाँ से इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, अलग अलग जगह पर जाके
हम लोग कुछ ना कुछ वीडियो देखते हैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले, और 5 मिनट के बहाने जाते हैं, लेकिन कब 5 घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता है। आपने कभी सोचा है कि 5 मिनट के लिए जब हम जाते हैं 5 घंटा कैसे बीत जाता है? इसी प्रकार से जब हम रात में सोते हैं तो सोने से पहले सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हैं और जो मन की आप देखते हो, यूट्यूब, इंस्टा, भले 10 मिनट के लिए जाते हो, लेकिन कैसे 2-3 घंटा निकल जाता है, आपने कभी सोचा है? आप इस पर थोड़ा विचार कीजिए। जब आप सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन उठाते हो और सारा कचरा को माइंड में भरते हो, जब सोने से पहले आप फ़ोन उठाते हो और सारा कचरा को माइंड में भरते हो, तो ऐसे में आपको कोई भी चीज़ कैसे याद होगा? क्योंकि पहले से आपने आलतू फालतू सारा कचरा भर दिया है माइंड में। ये आपकी केवल समस्या नहीं है, ये अधिकतर स्टूडेंट की समस्या है, जो सोचता नहीं है लोग जैसे जीवन चल रहा है चलने दो, लेकिन आपको अगर सफल बनना है तो इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको अगर बेहतर इंसान बनना है तो छोटी छोटी आदतों को सुधारना पड़ेगा। छोटी छोटी हैबिट्स होती है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाता है, और छोटी छोटी हैबिट्स ही होता है बैड्स हैबिट्स जो आपको विफलता की ओर ले जाता है। डिसाइड आपको खुद करना है कि आपको एक सफल इंसान बनना है या एक विफल इंसान बनना है। मैं अपने बारे में जो है आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, क्योंकि मैं आपको जो है अपना छोटा भाई, अपना एज अ फ्रेंड मानता हूँ। तो जो है सच्चाई मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले सुबह उठकर जो है फ़ोन उठाना और 5 मिनट के बहाने फ़ोन उठाना, और पूरा कैसे 3 घंटा निकल जाता था पता नहीं चलता था। फिर सोने से पहले जब फ़ोन उठाते थे 5 मिनट 10 मिनट के बहाने, लेकिन फिर कैसे 2-3 घंटा बीत जाता था पता नहीं चलता था। तो हमने सोचा यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो लाइफ में सफलता छोड़ो विफलता भी नहीं मिलेगा हमें। इस पर हमें विचार करना चाहिए। और मैंने जो है उस समय से अपना एक हैबिट्स बनाया कि वो हम करेंगे जो हमारा मन नहीं करेगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, क्या 98% लोग जो है ऐसा ही करता है। उसका अगर मन पढ़ने का नहीं करता है तो वो नहीं पढ़ेगा, अगर उसका मन मूवी देखने का करता है तो वो करता है। लेकिन हमने उस दिन से सोचा कि जो हमारा मन करेगा वो आज से करेंगे ही नहीं। मेरा मन करता है ना पढ़ने का, लेकिन मैंने सोचा मैं पढ़ूंगा। मेरा मन करता है सुबह सुबह ना उठने का, लेकिन मैंने सोचा मैं उठूंगा। और ये कब होगा? जब आप समझोगे अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या है, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं बहुत जल्द। जिस व्यक्ति ने समझ लिया द पावर ऑफ योर कॉन्शियस माइंड, वो व्यक्ति लाइफ में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इस प्रकार से हमने अपना एक हैबिट्स बनाया, प्रत्येक सप्ताह एक बुक को पढ़ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले जो है जो महान महान लोग थे उनके बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जितने भी सफल लोग थे उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आप जो है पूरे लाइफ में नहीं सीख सकते हो, वह कुछ ही समय में लोगों के आइडियाज़ को पढ़ के वो कैसे महान बने उसके बारे में पढ़ के समझ सकते हो। और ये संभव है केवल बुक पढ़ने से। जब हमने बहुत सारे महान लोगों का बुक पढ़ा तो हमको समझ में आया कि महान वो कैसे बने। सब में जो एक कॉमन सी बात थी वो ये था, हम लोग सुबह उठ के फ़ोन उठा के कुछ भी देखते हैं, रात सोने से पहले फ़ोन उठा के कुछ भी देखते हैं और सारा कचरा माइंड में भर देते हैं। फिर हम लोगों का ना कुछ समझ में आता है ना पढ़ने का मन करता है। लेकिन जितने भी सफल लोग हैं सबकी जो एक कॉमन बात थी, एक कॉमन हैबिट्स था, वो था बुक पढ़ने की। क्योंकि आपका जो माइंड है वो इस प्रकार से है कि जब आप सुबह उठते हो आपका माइंड बहुत अधिक एक्टिव होता है। उस समय आप जो 1 घंटा काम करोगे पूरे दिन पर असर करने वाला है। आप अगर उस समय अच्छे काम करते हो तो पूरा दिन आपका जो अच्छा रहने वाला है। कुछ ऐसे चीज़ आप देखते हो जो बैड है, पूरा दिन आपको बैड फील होगा। इसी प्रकार से जो सफल लोग हैं सुबह उठने के बाद बुक को पढ़ते हैं, सोने के पहले बुक को पढ़ते हैं। जब बुक को पढ़ते हैं तो क्यों ना हम लोग भी एक बुक को पढ़ के एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। क्यों ना जो हमारी जो हैबिट्स है, मोबाइल फ़ोन उठा के सुबह कुछ भी देखना, सोने से पहले रात में कुछ भी देखना, तो उनको क्यों ना छोड़ दिया जाए। ये आदतें जो है, ये जो हैबिट्स है, भले आपको अभी पता नहीं चलेगा, जैसे जैसे आपका समय निकलता जाएगा आपको समझ में आएगा कि हमने जो सुबह फ़ोन उठा के कुछ भी देखा, हमने सोने से पहले कुछ भी देखा, आज हमारी लाइफ पर इसका प्रभाव दिख रहा है। तो आप अगर बदलना चाहते हो
कुछ बनने की इच्छा रखते हो, आप अगर एक सफल इंसान बनना चाहते हो तो छोटी छोटी हैबिट्स आपको छोड़नी पड़ेगी। और इस प्रकार से हम कई वीडियो आपके लिए लाएंगे जो आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, आपके माइंड का पावर बढ़ाएगा। आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आपने कभी सोचा है कि आपका माइंड वापस में ही लड़ता रहता है, जो कॉन्शियस है और जो सबकॉन्शियस है दोनों आपस में लड़ता रहता है। कॉन्शियस किसी भी आइडिया को लाता है, सबकॉन्शियस कहता है भाई तुझसे नहीं होगा, तू ये मत कर। जब आप कुछ भी सोचते हो कि कल सुबह उठना है, ये आपका कॉन्शियस माइंड सोच रहा है, चेतन मन सोच रहा है कि कल सुबह उठना है। जैसे आपका सुबह होता है, सबकॉन्शियस माइंड कहता है भाई 5 मिनट सो ले यार, उसके बाद उठना। जब आप 5 मिनट सोते हो उसके बाद 1-2 घंटा बाद उठते हो। फिर नेक्स्ट दिन इसी प्रकार से होता है। आपका कॉन्शियस माइंड कहता है सुबह उठना फ़ायदे का चीज़ है, सुबह उठने के बाद रनिंग करने के बाद, योगा करने के बाद, फिट रहने के बाद हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। वहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है भाई 5 मिनट सो ले यार, उसके बाद तो पूरा दिन तो पढ़ना है ही। तो जो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है हमेशा आपस में लड़ता रहता है। तो आपको समझना होगा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर को समझा है वो एक महान इंसान बना है। हम लोग जो भी हैबिट्स को अपनाते हैं अनजाने में अपना लेते हैं, लेकिन अगर हम उस हैबिट्स के बारे में जान गए कि ये हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है, फिर भी अगर हम उस हैबिट्स को अपनाए हुए हैं तो हमारी बेवकूफ़ी है। इससे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आज से अपना हैबिट्स को पहचानिए कि हमारे लिए कौन सा हैबिट सही है, हमारे लिए कौन सा हैबिट्स गलत है। और आगे हम जो है इन सभी टॉपिक पर वीडियो लाने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो आपको समझाएंगे कि आप अपने हैबिट्स को कैसे छोड़ सकते हो, आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है किस प्रकार से काम करता है, और आप कैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे जो है अपने बैड हैबिट को छोड़ सकते हो। तो इन सभी टॉपिक पर जो है हम वीडियो लाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।